26 सितंबर 2025 की वह काली रात, जब केरल के कोट्टयम जिले के कानक्कारी इलाके में एक घर की चारदीवारी के अंदर इंसानियत का दम घुटने लगा। 49 वर्षीय जेसी और 59 वर्षीय सैम के जॉर्ज के बीच चल रही बहस अचानक एक सन्नाटे में बदल गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इसी रात सैम ने जेसी पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़कर उन्हें बेबस बना दिया और फिर एक बात टॉवेल से उनका दम घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। सैम ने जेसी के शव को अपनी होंडा सिटी कार की डिक्की में रखा और रात के अंधेरे में कोट्टायम से 60 किलोमीटर दूर इडुक्की के एक सुनसान खाई में ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या से 10 दिन पहले ही सैम ने उस जगह का दौरा किया था और तस्वीरें खींची थी। ये कोई आवेग में की गई हत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसने एक मां को उसके बच्चों से छीन लिया और एक परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उस रात सैम ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया था और सुबह होने तक वह लापता था। उसकी इस हरकत ने पुलिस को शक के घेरे में ला खड़ा किया। जब सुबह हुई तो जेसी के बच्चों के फोन आने शुरू हुए, लेकिन उनकी मां का फोन लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा था। यह वो शुरुआत थी जिसने एक ऐसा रहस्य खोलना शुरू किया जो समाज के सामने घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े कर देगा। साल 1994 की बात है। बैंगलोर के विवेक नगर इलाके में एक छोटे से चर्च में सैम और जेसी की शादी हुई। उस दिन का माहौल कितना खूबसूरत था। चर्च की घंटियां बज रही थी, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और दोनों के चेहरे पर चमक थी। सैम के लिए यह दूसरी शादी थी। शादी के बाद का समय बहुत खुशनुमा बीता। दोनों ने कोच्चि में एक छोटा सा घर लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। धीरे धीरे परिवार बढ़ा। पहले एक बेटा हुआ, फिर एक बेटी और अंत में एक और बेटा। जेसी ने सैम की पहली पत्नी की संतान को भी अपने ही बच्चों की तरह पाला। साल 2000 में सैम को सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। परिवार ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। वहां सैम ने एक बड़ी आईटी कंपनी में काम किया, जबकि जेसी ने एक डे केयर सेंटर खोला। डे केयर में जेसी ने बच्चों को पढ़ाने और संभालने का काम किया। वह दौर परिवार के लिए बहुत अच्छा था। आर्थिक रूप से संपन्नता थी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जेसी की बहन ने बताया, जेसी हमेशा खुश रहने वाली और दूसरों की मदद करने वाली महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक जेसी बच्चों की पढ़ाई में खूब मदद करती थी और समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सैम उन दिनों एक सफल आईटी प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे थे। जेसी की एक करीबी दोस्त ने बताया, जेसी हमेशा कहती थी कि उन्हें अपने परिवार पर गर्व है। वह चाहती थी कि उनके बच्चे दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा हासिल करें और एक सफल जीवन जिए। यह वो दौर था जब सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। सैम का व्यवहार बदलने लगा था। वो अक्सर देर रात तक ऑफिस से लौटते और जेसी से बात बात पर झगड़ा करते। जेसी के लिए ये एक डरावने सपने की शुरुआत थी। साल 2005 आते आते स्थिति बदतर होने लगी। सैम का व्यवहार और भी आक्रामक हो गया। वो अक्सर जेसी पर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध होने का आरोप लगाते, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। जेसी की कजिन ने मीडिया को बताया, जेसी ने कई बार हमें सैम के व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन वो हमेशा बच्चों की वजह से चुप रहना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सैम के खिलाफ कार्रवाई की तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। साल 2008 की वह भयावह घटना जब दोनों सऊदी अरब में थे। एक अन्य महिला के साथ सैम के रिश्ते पर सवाल उठाने के बाद सैम ने दरवाजे की चाबी से जेसी के सिर पर वार किए। उस वक्त सैम ने पुलिस को बताया था कि जेसी बाथरूम में फिसल गई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस घटना के बाद जेसी के सिर में प्लेट लगानी पड़ी और वह 2 महीने तक वेंटिलेटर पर रही। अस्पताल के रिकॉर्ड्स के अनुसार जेसी के सिर में गहरी चोटें आई थी, जो किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए हमले का नतीजा थी। यह घटना उस दुर्व्यवहार की लंबी श्रृंखला की जस्ट एक कड़ी थी जिसे जेसी ने बच्चों की खातिर चुपचाप सहा। इसके बाद सैम का व्यवहार और भी बदतर हो गया। वो अक्सर जेसी को धमकी देते कि अगर उन्होंने किसी को कुछ बताया तो वह उन्हें और बच्चों को छोड़ देंगे।
जेसी के एक करीबी दोस्त ने बताया, सैम को हमेशा शक रहता था कि जेसी उनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। ये बात उनके दिमाग में इस कदर बैठ गई थी कि वो हर किसी को शक की नजर से देखने लगे थे। इस दौरान जेसी ने कई बार सैम को छोड़ने का सोचा, लेकिन हर बार बच्चों के भविष्य का ख्याल आने पर वह चुप हो जाती। साल 2010 में परिवार भारत वापस आ गया। उन्होंने कोट्टायम के कानक्कारी इलाके में एक बड़ा घर खरीदा, लेकिन यहां आकर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सैम का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह अक्सर दूसरी महिलाओं को घर लाने लगे और जेसी से कहते कि वह उनकी बहन है। पड़ोसियों ने बताया कि सैम ने कई बार अलग अलग महिलाओं को अपने साथ घर पर देखा था। जेसी की एक सहेली ने बताया, जेसी बहुत दुखी थी। वह कहती थी कि सैम उनके सामने ही दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। साल 2015 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि जेसी ने एक ही घर में अलग अलग मंजिलों पर रहने का फैसला किया। पिछले 10 साल से वे एक ही छत के नीचे अलग अलग मंजिलों पर रह रहे थे। साल 2018 में पाला अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें उसी घर में शांति से रहने के लिए पुलिस सुरक्षा तक दे दी थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों को एक दूसरे के हिस्से में बिना अनुमति के जाने की मनाही थी। जेसी ने ही सैम को वहां रहने की इजाजत दी थी, शायद बच्चों के भविष्य के लिए या फिर टूटे रिश्ते की बुनियाद पर कुछ नया बनाने की उम्मीद में। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार जेसी ने अपने वकील को बताया था कि वह चाहती थी कि सैम उनके और बच्चों के जीवन से पूरी तरह गायब हो जाए, लेकिन वह उन्हें बेघर नहीं करना चाहती थी। इस दौरान जेसी ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की और सैम पर मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने सैम को जेसी और उनके बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया। जेसी के वकील ने मीडिया को बताया, जेसी एक मजबूत महिला थी। उन्होंने न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश की। इस दौरान सैम का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वो अक्सर दूसरी महिलाओं को घर लाते और जेसी से कहते कि वो उनकी बहन है। पड़ोसियों ने बताया कि सैम ने कई बार अलग अलग महिलाओं को अपने साथ घर पर देखा था। जेसी की एक सहेली ने बताया, जेसी बहुत दुखी थी। वो कहती थी कि सैम उनके सामने ही दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। साल 2020 में सैम ने एमजी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म कोर्स ज्वाइन किया। विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक उसने अपने एडमिशन के समय अपनी शादीशुदा स्थिति छुपा ली थी। यहीं पर उसकी मुलाकात एक ईरानी महिला से हुई, जिसे उसने जनवरी में तेहरान की अपनी यात्रा के दौरान समझाया था कि वह केरल आकर योगा कोर्स करे। सैम ने उस ईरानी महिला को अपने घर लाने की कोशिश की, लेकिन जेसी के कड़े विरोध के कारण उसे ये विचार छोड़ना पड़ा। पुलिस जांच में पता चला कि सैम ने इस ईरानी महिला से कहा था कि जेसी उसकी बहन है, जबकि दूसरी महिलाओं से वह जेसी को अपनी चाची बताता था। सितंबर 2025 आते आते स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। अदालत ने 30 सितंबर को संपत्ति विवाद के मामले में अंतिम मध्यस्थता वार्ता के लिए तारीख तय की थी। सैम ने 2024 में ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जेसी व बच्चों को घर खाली करने को कहा था। जेसी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रखरखाव भत्ते की मांग की थी और पाला अदालत ने सैम को 3.10 लाख रुपए का भत्ता देने का आदेश दिया था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार सैम को डर सता रहा था कि आने वाले दिनों में अदालती फैसले उसके खिलाफ जा सकते हैं। इस दौरान सैम ने हत्या की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस जांच में पता चला कि सैम ने हत्या से पहले इंटरनेट पर हाउ टू कमिट द परफेक्ट मर्डर और बॉडी डिस्पोजल मेथड्स जैसे विषयों पर रिसर्च की थी। उसने हत्या से 10 दिन पहले चेप्पुकुलम की उस खाई का दौरा किया था जहां बाद में जेसी का शव मिला। सैम के फोन से मिली तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की कि उसने हत्या से पहले ही उस जगह का चुनाव कर लिया था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार सैम ने हत्या से 1 हफ्ते पहले अपने बैंक अकाउंट से बड़ी रकम निकाली थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हत्या के बाद भागने की योजना बना रहा था। सैम के एक रिश्तेदार ने बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले सैम का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वो अक्सर चिड़चिड़े हो जाते थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे। जेसी की एक सहेली ने बताया कि हत्या से 1 दिन पहले जेसी ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि उन्हें लगता है कि सैम कुछ गलत करने वाले हैं।
लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है। 25 सितंबर को सैम ने एक बड़ा सूटकेस खरीदा और अपनी कार का पेट्रोल भरवाया। उसने अपने फोन की हिस्ट्री डिलीट कर दी और नए सिम कार्ड खरीदे। यह सब सबूत बताते हैं कि सैम ने हत्या की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। 26 सितंबर 2025 की वह काली रात, जब कानककारी के उस घर में इंसानियत मर गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इसी रात सैम ने जेसी के हिस्से में जाकर उन पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़का और फिर बाद टॉवेल से उनका दम घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद सैम ने जेसी के शव को अपनी कार की डिक्की में रखा और रात के अंधेरे में कोट्टायम से लगभग 60 किलोमीटर दूर इडुक्की के उदुमबन्नूर के पास चेप्पुकुलम की सुनसान खाई में ले गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस जांच में पता चला कि हत्या से 10 दिन पहले सैम उसी जगह पर आया था। यह साबित करता था कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार सैम ने हत्या के बाद अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि उसके मूवमेंट को ट्रेस न किया जा सके। कार के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सैम ने रात करीब 11 बजे घर से निकलकर सीधे चेप्पुकुलम की ओर रुख किया था। रास्ते में उसने कई बार अपनी गाड़ी रोकी और आसपास देखा, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। पुलिस ने बाद में कार की डिक्की से जेसी के बाल और रक्त के नमूने बरामद किए, जो हत्या के सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए गए। सुबह होते ही सैम वापस घर आ गया और सामान्य व्यवहार करने लगा। उसने पड़ोसियों से बातचीत की और दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहा, लेकिन उसकी यह सामान्यता एक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं थी। शाम तक जेसी के न दिखने पर पड़ोसियों ने सवाल किया तो सैम ने कहा कि वह अपनी बहन के घर गई हुई है। यह झूठ था और सैम इसे अच्छी तरह जानता था। 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये 3 दिन जेसी के परिवार वालों के लिए बहुत लंबे और डरावने थे। विदेश में रह रहे जेसी के बच्चों के लिए मां का फोन न उठना एक डरावने सपने जैसा था। 29 सितंबर को उन्होंने और जेसी के एक मित्र ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच चेप्पुकुलम की उस वीरान खाई में एक शव मिलने की खबर आई। कोट्टायम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुए पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि यह शव जेसी का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जेसी की मौत दम घुटने से हुई थी। अब यह मामला गुमशुदगी से बदलकर हत्या का केस बन चुका था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सैम को शक के दायरे में लिया। जब पुलिस ने सैम के घर पहुंची तो वह वहां नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि वह कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने सैम के घर से कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए, जिनमें काली मिर्च का स्प्रे और वह बाथ टॉवेल शामिल था जिससे हत्या की गई थी। जेसी के बच्चों ने जब अपनी मां की मौत की खबर सुनी तो वे तुरंत विदेश से केरल आ गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपनी मां के लिए न्याय चाहते हैं। जेसी के बेटे ने कहा, हमारी मां एक देवी की तरह थी। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की। हम न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी मां के हत्याई को सख्त सजा मिले। पुलिस ने सैम की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि सैम ने हत्या के बाद कोच्चि का रुख किया था और वहां से बैंगलोर के लिए फ्लाइट ली थी। बैंगलोर में वह अपनी ईरानी महिला मित्र के साथ रहा और फिर दोनों मैसूरू चले गए। पुलिस ने सैम के सभी जान पहचान वालों से पूछताछ की और उसके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर नजर रखनी शुरू की। 2 अक्टूबर को पुलिस को सैम के बैंगलोर में होने की जानकारी मिली और तुरंत एक टीम वहां रवाना की गई। पुलिस जांच ने रफ्तार पकड़ी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। केरल पुलिस की साइबर सेल ने सैम के मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले डेटा का विश्लेषण किया। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार सैम ने हत्या से पहले हाउ टू कमिट द परफेक्ट मर्डर जैसे कीवर्ड सर्च किए थे। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण ने सैम की कार को चेप्पुकुलम की ओर जाते हुए दिखाया। कार की डिक्की से जेसी के बाल और रक्त के नमूने मिले। वित्तीय लेनदेन की जांच में पता चला कि हत्या से पहले सैम ने बड़ी रकम निकाली थी। सैम के फोन से मिले व्हाट्सएप मैसेजेस ने भी उसके इरादों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पाया कि सैम ने हत्या से 1 हफ्ते पहले एक ईरानी महिला को मैसेज किया था कि वह जल्द ही आजाद होने वाला है। साइबर एक्सपर्ट्स ने सैम के कंप्यूटर से कई डिलीट की गई फाइल्स रिकवर की, जिनमें हत्या की प्लानिंग से जुड़े नोट्स थे। पुलिस ने सैम के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट की भी जांच की और पाया कि उसने हत्या से 2 दिन पहले एक बड़े सूटकेस का ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। पुलिस का मानना है कि यह सूटकेस शव को ले जाने के लिए खरीदा गया था। इसके अलावा पुलिस ने सैम के घर से एक डायरी बरामद की जिसमें उसने हत्या की पूरी प्लानिंग लिखी हुई थी।
यह डायरी कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश की गई। पुलिस ने सैम के फोन के लोकेशन डेटा का भी विश्लेषण किया और पाया कि हत्या से 10 दिन पहले वह चेप्पोकुलम गया था और वहां की तस्वीरें खींची थी। यह सबूत साबित करता है कि हत्या पूरी तरह से प्लान्ड थी। पुलिस ने सैम के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की और पाया कि उसने हत्या से पहले कई लोगों से संपत्ति के बारे में बातचीत की थी। 3 अक्टूबर 2025 को बैंगलोर में केरल पुलिस ने सैम को गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी ईरानी महिला मित्र के साथ था, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। सैम को कोट्टायम लाया गया और कोर्ट ने उसे 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस खबर ने पूरे केरल में तूफान ला दिया। महिला संगठनों ने कोट्टायम में विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। वीमेन इन क्राइसिस संस्था की प्रमुख ने कहा, यह मामला साबित करता है कि हमारी कानूनी व्यवस्था घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जेसी अभियान चला और हजारों लोगों ने इसे सपोर्ट किया। केरल महिला आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस जांच की निगरानी का फैसला किया। जेसी के गांव कैप्टूर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मोमबत्ती जलाकर जेसी को श्रद्धांजलि दी। जेसी के बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी मां को न्याय मिले और इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने जेसी फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगा। इस फाउंडेशन का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना है। समाज शास्त्री डॉ. सुनीता मेनन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह केस दिखाता है कि कैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जेसी ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर गहरी चिंता जताई और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों का वादा किया।